गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास कुमार और लेकर आया हूं देश दुनिया की महत्वपूर्ण सुर्खियां और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके दैनिक समसामयिक की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। हम करते हैं दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट। मैं करता हूं आपका श्री जी क्लासेज कोटा में हार्दिक स्वागत। हम करने वाले हैं आज का जो सेशन स्टार्ट। इससे पहले पढ़ेंगे आज की मोटिवेशनल लाइन जो कि हमारे पास है। आज की मोटिवेशनल लाइन दोस्तों, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको ना पहुंचा सके। यदि आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है, जो आपकी किस्मत अच्छी ना हो फिर भी आप यदि संघर्ष कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, जज्बे के साथ और जुनून के साथ आप अपनी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगे हुए हो तो आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। दोस्तों आप जुड़े रहे डेली करंट अफेयर्स की क्लास में और मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए देश दुनिया की बेहतरीन खबरें और बेहतरीन न्यूज़ जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स जिसमें भी आप एग्जाम, जिसमें भी करंट अफेयर्स यूज की जाती है, जिसमें भी स्टैटिक जीके आती है, वो सभी आपको यहाँ पर कवर कर ली जाएगी। हम चलते हैं आगे और करते हैं हमारा आज का सेशन स्टार्ट। हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने के लिए की घोषणा की है? तो अभी हाल में किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये कारनामा क्या है, किस राज्य सरकार ने? तो ये राज्य सरकार है दोस्तों एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा जो कोरोना से पीड़ित पत्रकार है, कोरोना से पीड़ित जो पत्रकार है, इन पत्रकारों के लिए अभी हाल ही में मुफ्त में इलाज मुफ्त में इलाज देने की घोषणा कर दी है। मुफ्त में इलाज देने की घोषणा कर दी है। और ये घोषणा किसने की है दोस्तों? ये घोषणा की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वहाँ के सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में जो कोविड उपचार सीएम कोविड उपचार ये योजना उपचार सीएम कोविड उपचार योजना स्टार्ट की गई है। सीएम कोविड उपचार योजना स्टार्ट की गई है। इसके अलावा जो यहाँ की हम बात करते हैं एमपी की, तो मध्य एमपी में अभी हाल ही में घोषणा की गई है जो म्यूकर माइक्रोसिस जो बीमारी है दोस्तों, इस बीमारी के लिए यहाँ पर यूनिट लगवाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? म्यूकर माइक्रोसिस बीमारी के लिए यहाँ पर यूनिट लगाई जाएगी। और ये यूनिट कहाँ पर लगाई जाएगी? ये यूनिट लगाई जाएगी दोस्तों, तो ये यूनिट लगाई जाएगी भोपाल और जबलपुर में। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? ये घोषणा की गई है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसी के अलावा हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में स्टार्ट की हुई थी दोस्तों, तो कौन कौन सी जो स्कीम्स जो यहाँ पर स्टार्ट की हुई है उसका नाम मैं बता देता हूँ। एक तो है लॉन्च पैड स्कीम जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च पैड स्कीम जो मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की हुई है। इसके अलावा रोको टोको अभियान, चरण पादुका अभियान, ये सब अभियान कहाँ के हैं? ये सब स्कीम कहाँ के हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश की है। इसके आगे हम चलते हैं। हमने बात कर ली कि जो कोरोना से पीड़ित पत्रकार है, उन कोरोना से पीड़ित पत्रकारों के लिए भी हाल में मुफ्त इलाज कराने की घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। आगे चलते हम करते हैं मध्य प्रदेश की बात। ये दोस्तों इंडिया का मैप जो कि आपको नजर आ रहा होगा। और इस इंडिया के मैप का जो हृदय है वो है दोस्तों एमपी। और महाकाल की नगरी उज्जैन जो कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। और ये राज्य एमपी और एमपी की बात करते हैं तो एमपी से सटे हुए जो बॉर्डर स्टेट है वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जो एमपी के बॉर्डर से सटे हुए इंडिया के स्टेट है। ठीक है, ये तो है दोस्तों एमपी की बात। एमपी के सीएम गवर्नर की हमने बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है एमपी के सीएम
ये दोस्तों एमपी के सीएम कौन है? एमपी के सीएम, तो एमपी के सीएम है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ये कौन है? एमपी के सीएम है। और ये जो मैडम है ये यूपी प्लस एमपी की गवर्नर राज्यपाल है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। इनका नाम है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। ये थी दोस्तों एमपी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा। दोस्तों शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ बताइए कि विकास सर लाइव आ गए हैं। और विकास सर लाइव आ गए तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके बता दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए पढ़ने के लिए। आपको पता है कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो किससे होती है? इंसान की असलियत तो वक्त से होती है। यदि आपका वक्त अच्छा है तो आपसे देसी आराम सब करेंगे, आपका वक्त अच्छा नहीं है तो आपको कोई भी पूछने वाले नहीं है। इसलिए आपको अगर वक्त अच्छा बनाना है तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेहनत करनी है, संघर्ष करना है और अपनी मेहनत को इतनी काबिलियत देनी है कि आपको हर कोई जो भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो सफलता आपको प्राप्त हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये था पहला क्वेश्चन जिसकी मैं डिटेल थोड़ी सी बात कर देता हूँ। ये मध्य प्रदेश के द्वारा घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। और आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है और देश दुनिया की खबरों से ये जोड़े रखता है। देश दुनिया की खबरों में हम बात करते हैं। भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो अमेरिका का व्हाइट हाउस है वहाँ पर वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? जो कि भारतीय मूल की रहने वाली महिला है। तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों किसको? नीरा टंडन जी को। नीरा टंडन को भारतीय जो व्हाइट हाउस है इस व्हाइट हाउस का क्या किया गया है? वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। और ये वरिष्ठ सलाहकार किसके बन गई है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है भाई? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इनकी क्या बन गई है? वरिष्ठ सलाहकार बन गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति है दोस्तों कमला बुआ जी। कमला एक सेकंड, कौन है दोस्तों? कमला हैरिस जो कहाँ की उपराष्ट्रपति है? यह है दोस्तों अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और जो नीरा टंडन है इनको व्हाइट हाउस का क्या बनाया गया है? वरिष्ठ सलाहकार बना दिया गया है। किनका? जो बाइडन का। ये थी दोस्तों किसके बारे में बात? नीरा टंडन जी की बात। अमेरिका या अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। और ये चर्चा में क्यों रहा है? जो कॉलोनियल पाइपलाइन थी अमेरिका की वो जो कि लगभग 12 से 13 उसके प्रांतों में फैली हुई थी। लगभग 8,850 इसकी किलोमीटर जो ऑयल वगैरह पेट्रोल वगैरह की सप्लाई करती थी उस पर हो गया था दोस्तों क्या? साइबर अटैक उसमें हो गया था। इसी कारण अमेरिका भी हाल ही में चर्चा का विषय बन गया था। आगे चलते हैं, हम थोड़ी सी बात करते थे। तो ये कौन है दोस्तों? ये मैडम है नीरा टंडन। इनका क्या नाम है? इनका नाम है दोस्तों नीरा टंडन जो कि भारतीय मूल की रहने वाली है। और इन्हीं मैडम को अभी हाल ही में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। किनका? जो बाइडन का। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और जो कि मैंने आपको लास्ट जो भी हमारे वीडियोज रहे हैं लास्ट में मैंने बताया आपको कि जो यहाँ पर से जो 8,850 किलोमीटर की कॉलोनियल पाइपलाइन थी उसमें क्या हो गया था? साइबर अटैक हो गया था। कॉलोनियल पाइपलाइन पे साइबर अटैक हो गया था। यही कारण था जो रैंसमवेयर जो की गई थी, फिरौती मांगी गई थी कि आपका जो कॉलोनियल पाइप सिस्टम है इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो नीरा टंडन जी को अभी हाल ही में अमेरिका के
राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कि भारतीय मूल की नीरा टंडन, इनको व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो 2021 में दिया गया है। अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है। और मिस यूनिवर्स का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों एंड्रिया मेजा ने। किसने जीता है? एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। और ये कहाँ की रहने वाले हैं दोस्तों? तो ये रहने वाले कहाँ की? मैक्सिको की। कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? ये रहने वाली है मैक्सिको की, जिन्होंने अभी हाल ही में क्या जीत लिया है? मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। इनके पहले किसने जीता था? तो पिछले वर्ष में किसने जीता था दोस्तों? तो पिछले वर्ष ने पहली अश्वेत जो साउथ अफ्रीका की थी, की थी, उन्होंने जीता था, जिनका नाम था जोजी बिन्नी टूंजी। क्या नाम था उनका? जोजी बिन्नी टूंजी, जो कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? तो ये रहने वाली थी साउथ अफ्रीका की। मैं अभी इनका आपको चित्र भी बताऊंगा कि कौन है जोजी बिन्नी टूंजी, कौन है एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको रहने वाली थी। ये पिछले बार जोजी बिन्नी टूंजी को साउथ अफ्रीका की रहने वाली थी, इन्होंने जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब। हम बात करते हैं भारत की, जो 2021 में भारत की जो महिला है, वो भारतीय मूल की जो महिला है, उनका नाम था एडलाइन कैस्टेलिना। क्या नाम है इनका? एडलाइन कैस्टेलिना, जो भारत की रहने वाली है। इन्होंने ये 4th नंबर में आई है। और पहले नंबर में कौन आई है? तो पहले नंबर में आई है दोस्तों एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको की रहने वाली है। और 2021 में 4th नंबर में आई एडलाइन कैस्टेलिना। अभी हाल में इनके बारे में मैं बताऊंगा। इसके अलावा हम भारत की बात करते हैं, जो भारत की रहने वाली है, यह भारतीय मूल की है, यह भारत की रहने वाली है। एक तो है दोस्तों कौन? सुष्मिता सेन, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। और एक है दोस्तों कौन? लारा दत्ता। इन्होंने जीता था 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब। और इन्होंने जीता था दोस्तों कब? 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब। लारा दत्ता और सुष्मिता सेन, जो भारत की रहने वाली है, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब कब जीता था? तो इन्होंने जीता था दोस्तों कब? 1994 और 2000 में। और ये कौन सा अभी 2021 में किया गया था, ये कौन सा आयोजित है? तो ये 69 नंबर का आयोजित किया गया था। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है दोस्तों फ्लोरिडा, अमेरिका में। कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों फ्लोरिडा, अमेरिका में। तो अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का जो खिताब है वो किसने अपने नाम किया है? तो वो किया है दोस्तों एंड्रिया मेजा ने। कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ फ्लोरिडा, अमेरिका में। कौन से नंबर का हुआ है? तो 69 नंबर का ये हुआ है। इसके बाद जो एडलाइन कैस्टेलिना है, भारतीय मूल की, जिन्होंने किया है दोस्तों 4th नंबर पे हासिल, 4th रैंक इन्होंने हासिल की है। हम बात करते हैं जो पिछले साल दिया गया था, वो किसको दिया गया था? तो जोजी बिन्नी टूंजी को दिया गया था, जो पहले अश्वेत है और कहाँ की रहने वाली है? साउथ अफ्रीका की रहने वाली है। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में किसने जीता था? सुष्मिता सेन ने 1994 में। और लारा दत्ता ने कब? 2000 में ये खिताब जीता था। हम बात करते हैं इनके चित्रों की, हम बात करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों देखिए, ये है कौन? एंड्रिया मेजा, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये है दोस्तों एंड्रिया मेजा, जिन्होंने अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बात करेंगे किसकी? तो ये मैडम है कौन? एडलाइन कैस्टेलिनो। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है एडलाइन कैस्टेलिनो, जिनको 4th नंबर का ये खिताब मिला है। आगे हम बात करते हैं जो पिछले साल मिला था, उन मैडम की हम बात कर लेते हैं। तो ये मैडम है कौन? ये मैडम है दोस्तों मिस यूनिवर्स 2019, जिनका नाम है जोजो बिन्नी टूंजी। क्या नाम है इनका? जोजो बिन्नी टूंजी। क्या नाम है इनका? जोजो बिन्नी टूंजी। इनको 2019 का, किसका? 2019 का क्या जीता है? 2019 का मिस यूनिवर्स का इन्होंने
खिताब जीता है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखते हैं। तो ये है दोस्तों भारत की रहने वाली, और भारत की रहने वाले ये है दोनों मैडम, इनका नाम है सुष्मिता, ठीक है, सेन, और जिन्होंने जीता था 1994 में। और ये मैडम है कौन, ये मैडम है, इनका नाम है लारा दत्ता। कौन मैडम है ये है दोस्तों लारा दत्ता। और इनको भी ये खिताब कब मिला था, ये मिला था 2000 में। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एंड्रे मेजाको मेक्सिको की रहने वाली है, 2020 का इनको खिताब मिल चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले बात करने से पहले थोड़ा सा इस चित्र को देख लेते हैं। ये चित्र है, देखो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। इनको देखो भाई साहब, इनको देखो, ध्यान से देखना, आंखें डाल के। ये है दोस्तों सगे पति और पत्नी। देखो इनकी ड्रेस जो सेंस है, ये आपस में हम जाते हैं तो साथ साथ जो पहनेंगे वही कलर इनको पहनना है। दोस्तों आपको भी ऐसा रहना है तो पहला पढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद घर वालों को बताना पड़ेगा कि मैं सक्सेस हो चुका हूँ, अब मेरी शादी ब्याह आप कर दो। और शादी ब्याह करने के बाद आपको ऐसी ड्रेस पहन के घूमना है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच, किसको, नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। तो कौन सा 10वीं इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। तो ये टूर्नामेंट किसने जीता दोस्तों, तो ये टूर्नामेंट जीता है किसने, राफेल नडाल ने। किसने जीता है दोस्तों, ये राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल ने अभी हाल में नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं जो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट था, इसको क्या कर लिया है, इसको इसने जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, ये जीत लिया है किसके द्वारा, राफेल नडाल के द्वारा। आगे हम बात करते हैं। तो ये तो था राफेल नडाल, जो कहाँ के हैं दोस्तों, ये है दोस्तों स्पेन के ये टेनिस खिलाड़ी है। अभी हाल ही में इन्होंने लॉरेंस जो वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन का अवार्ड है, वो भी इनके द्वारा जीता गया था। जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन का अवार्ड था 2021 का, वो किसने जीता था, वो राफेल नडाल ने जीता था। और अभी हाल ही में 10वीं इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये भी किसने जीत लिया, ये जीत लिया दोस्तों किसने, राफेल नडाल ने। आज हम बात करते हैं महिलाओं में। तो महिलाओं में किसने जीता, तो महिला ये तो थे पुरुष वर्ग में। और महिला वर्ग में किसने जीता, तो महिला वर्ग में जीता स्विटेक, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। इन्होंने महिला वर्ग में ये जीत लिया है। और लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन का अवार्ड किसने जीता था, जिसने जीता था राफेल नडाल ने। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो अभी हाल ही में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच था, इन्होंने ये लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन का अवार्ड जीत लिया है। आगे देखते हैं राफेल नडाल। तो ये जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, वो टेनिस टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं, तो साल में 4 होते हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन। यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन। और राफेल नडाल को क्या बोला जाता है, राफेल नडाल को बोला जाता है दोस्तों क्ले कोर्ट का किंग बोला जाता है। यह है दोस्तों राफेल नडाल। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले दोस्तों कहाँ के, स्पेन के रहने वाले। इनको क्ले कोर्ट का इनको किंग माना जाता है। और वुमेन कैटेगरी में किसने जीता, तो स्विटेक ने वुमेन कैटेगरी में ये जीत लिया है 10वीं इटालियन टेनिस ओपन टूर्नामेंट। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो अभी हाल में राफेल नडाल के द्वारा जो स्पेन के स्टार राफेल नडाल ने गत चैंपियन कौन, नोवाक जोकोविच को
3 सेट 7 5 1 6 6 3 6 शिकस्त देकर 10वीं बार इन्होंने इटालियन ओपन का रिकॉर्ड जीत लिया है। और दोस्तों आपको पता होगा रोजर फेडरर के बारे में जानते होंगे आप, जो कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के। और स्विट्जरलैंड के जो रोजर फेडरर है उनके नाम पर वहाँ पर क्या चलता है, सिक्का चलता है। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और आगे देखते हैं हम क्वेश्चन छठा, जो कि आपके आने वाले डेज का जो एक क्वेश्चन रहता है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम बात करते हैं आज की क्वेश्चन की दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन है छठा और छठे नंबर की हम बात करते हैं विश्व दूरसंचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकॉम डे या टेलीकम्युनिकेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है दोस्तों, किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। कौन सा? वर्ल्ड टेलीकॉम डे 17 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? कि जो दूर दराज के लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वहाँ तक क्या पहुँचाया जाए, टेलीकम्युनिकेशन संचार की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहे। ठीक है, इसलिए यह मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। कब? 17 मई को। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया गया? 17 मई को। हम बात करते हैं दोस्तों मई महीने की, मई मंथ की हम बात करने वाले हैं। और मई मंथ के जो महत्वपूर्ण दिन है इनको हम करेंगे आज याद। और महत्वपूर्ण दिन की बात करते हैं तो पहला है इंटरनेशनल लेबर डे। कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है दोस्तों 1 मई को। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। उसके बाद आगे चलते हैं वर्ल्ड लोफर डे एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। कौन सा? वर्ल्ड लोफर डे एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों 3 मई को। वर्ल्ड लोफर डे, विश्व हास्य दिवस एंड विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 3 मई को। इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये कब मनाया जाता है? 1 मई को। आगे चलते हैं तो इंटरनेशनल फायर फाइटर जो कि आग बुझाते हैं ना, उनके लिए, आग बुझाने वाले जो फाइटर होते हैं ना, फ्राई फाइटर डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 4 मई को। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई, वर्ल्ड लोफर डे 3 मई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 3 मई, वर्ल्ड फ्राई फाइटर डे 4 मई। इसके बाद वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 5 मई को। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। ये मनाया जाता है कब? 8 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। मदर्स डे 10 मई को। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि मनाया जाता है 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। 12 मई की बात करते हैं तो इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है दोस्तों 12 मई को। 12 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को। 15 मई को कौन सा मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली कब मनाया जाता है? 15 मई को। 15 मई को कौन सा डे मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑफ इंटरनेशनल डे कब मनाते हैं? 15 मई को। हम बात करते हैं आगे 17 मई की। तो 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 मई को मनाया गया वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। उम्मीद करता हूँ आपके मई महीनों की जो डे की जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। आप नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करके आप इन्हें याद कर लीजिएगा या कहीं दीवार पर चिपका लीजिएगा, क्योंकि आने वाले डेज में से 1% आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्ग खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो कोरोना महामारी के चलते
हुए, जो बेसहारा हुए, जो अनाथ हो गए बच्चे, अनाथ बच्चों के लिए, और जो जिनके घर में से कमाने वाला जो भी आदमी था वो चले गए उनको छोड़कर, जैसे कि पूरे जो ओल्ड बुजुर्ग है, जो बुजुर्ग लोग हैं, इनका खर्चा उठाने के लिए और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए घोषणा किसने कर दी है? तो ये कर दी है दोस्तों दिल्ली सरकार ने। कौन सी सरकार ने कर दी? तो ये कर दी है दोस्तों दिल्ली सरकार ने। ठीक है, दिल्ली सरकार ने ये घोषणा कर दी कि हम बेसहारा हुए बच्चों और बुजुर्गों को क्या करेंगे, इनका खर्चा हम उठाएंगे। बच्चों की तो पढ़ाई का खर्चा और बुजुर्गों का रहने खाने पीने का जो भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। तो ये किसने घोषणा कर दी? ये कर दी दोस्तों दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार की हम बात करते हैं तो सीएम कौन है? दिल्ली सरकार के सीएम कौन है दोस्तों? सीएम है अरविंद केजरीवाल। मफलर मेरे यहाँ के केजरीवाल, तो इनको माना जाता है मफलर मैन यहाँ के क्या है? सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल कौन है दोस्तों? यहाँ के राज्यपाल है अनिल बैजल यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल है। और जो सीएम अरविंद केजरीवाल है, इनके द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि कोरोना के चलते हुए जो अनाथ बच्चे उनका पढ़ाई का खर्चा और जो बुजुर्ग लोग बच गए अपनी फैमिली में से, उनका खर्चा उठाने की जिम्मेदारी किसने ली है? मफलर मैन ने ले ली है। हम चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं दिल्ली का, और दिल्ली का देखते हैं हम थोड़ा सा मैप। ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये दिखाई दे रहे हैं तो ये है हमारे पास, आपको अच्छी तरह जानते होंगे इनको, ये है मफलर मैन अरविंद केजरीवाल। कौन है ये? अरविंद केजरीवाल। और ये कौन है दोस्तों? ये है अनिल बैजल जो कि क्या है? राज्यपाल है। आगे चलते हैं हम और बात करते हैं दिल्ली के मैप की। तो दिल्ली कहाँ पर स्थित है? इंडिया का मैप देखेंगे, और ये वर्ल्ड का मैप मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। ये इसलिए लेकर आता हूँ दोस्तों कि आपको वर्ल्ड का मैप में थोड़ी सी जानकारी मिले और इंडिया के मैप में थोड़ी सी जानकारी मिले कि कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री और कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो ये रहा दोस्तों वर्ल्ड का मैप। और वर्ल्ड के मैप में मैंने आपको पहले बता दिया था कि वर्ल्ड के मैप में ये 7 महाद्वीप है: एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। कौन कौन से 7 महाद्वीप है अपने? तो ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, ये 7 महाद्वीप है। और अपना भारत कहाँ है? तो दोस्तों ये रहा अपना भारत, ये है दोस्तों इंडिया, ये है इंडिया यहाँ पर स्थित है, ये है एशिया महाद्वीप में स्थित। हम बात करते हैं इंडिया की, तो ये रहा दोस्तों इंडिया। और इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में दिल्ली कहाँ है? तो इंडिया में दिल्ली ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये है इंडिया का मैप, और इंडिया का मैप में मैंने बताया ये रहा दिल्ली। इसके बाद ये देखते हैं ये वाली साइड अरेबियन सागर, अरब सागर, और अभी हाल ही में अरब सागर से जो ताउते जो चक्रवात है वो आया हुआ है। और ताउते चक्रवात के बारे में जो प्रश्न लेके आऊँगा मैं डिटेल्स में कि ताउते चक्रवात कहाँ से आया, किसने नाम दिया, कैसे आता है, कैसे चक्रवात बनते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको आने वाली क्लास में लेके आने वाला हूँ और डिटेल में इसका चर्चा करने वाले हैं, रियल एनालिसिस हम इसका करने वाले हैं। ये दोस्तों अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये रहा हमारा यहाँ पर, ये दोस्तों ये रहा बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान था एक समय में। यह है दोस्तों नल्ला पाकिस्तान, यहाँ पर है अफगानिस्तान, इधर है ईरान, और ये रहा चाइना, और ये रहा नेपाल। तो इंडिया के जो यहाँ पर है नेपाल, ये रहा भूटान, और ये रहा बांग्लादेश, और ये है इंडिया का अपना इंडिया। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली की हम बात करते हैं तो ये रहा दोस्तों दिल्ली। और दिल्ली का जो बॉर्डर हम बात करते हैं तो दिल्ली का बॉर्डर किन किन स्टेट से लगा हुआ है? तो दिल्ली का बॉर्डर ये देख रहे हो आप दोस्तों दिल्ली, और ये दिल्ली का बॉर्डर जो आपको दिखाई दे रहा है ये किससे है? हरियाणा से। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से, ये यार दिल्ली का बॉर्डर लगा हुआ है। ये रहा दोस्तों दिल्ली, और ये इसके बारे में मैंने आपका चर्चा कर ली है। ठीक है, आगे चलते हैं हम
और बात करते हैं, ये इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन थी। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप इसको देखकर नोट कर सकते हो और अपनी नोटबुक में आप जो है उसको निरंतर अभ्यास करते रहिए। मैं एक्सप्लेन के साथ बोलता हूँ तो उसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भविष्य में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको रिसर्च करके जानकारी लेने के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। अपनी नोटबुक से आप पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेशन को शेयर करते रहे। आगे हम बात करते हैं और ये देखो, ये है भैया आप लोगों के बारे में। ये क्या था, ये एक क्या था, तरबूज बनना चाहता था और ये क्या बन गया, ये बन गया दोस्तों आम। ये तरबूज बनना चाहता था पर घर वालों के दबाव में आकर ये क्या बन गया, आम बन गया। क्या आप भी आम बनना चाहते हो, या फिर अपनी मेहनत के बल पर घर वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं जो था वही हूँ और अपनी जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ उसमें मैंने मेहनत करके सफलता प्राप्त कर ली है। यदि आप सफलता प्राप्त कर लेते हो तो आप तरबूज बने रहोगे और अगर तरबूज आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो ये तरबूज आपको क्या बन जाएगा, आम। तो ये तरबूज बनना चाहता था पर घर वालों के दबाव में आकर क्या बन गया, तो ये बन गया दोस्तों आम बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन है हमारा 8वें नंबर का, जो कि आपको लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी हाल में विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो कौन सा वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 मई को। ये कब मनाया जाता है? 16 मई को। 16 मई को वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जाता है। हम बात करते हैं, ये तो डे का क्वेश्चन था, थोड़ी सी नॉलेज, और ये डेज के बारे में आगे चर्चा करेंगे हम, जो कि हमने पहले क्वेश्चंस में भी कर ली थी, आपको याद हो गया होगा। तो वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे 16 मई को मनाया गया और ये कौन से नंबर का था? ये 14 नंबर का था। ठीक है, इसकी थीम क्या रही है? इसका थीम मतलब विषय रहा है, और इसका विषय क्या रहा है? तो इसका विषय रहा है रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज और एग्री टूरिज्म। रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड एग्री टूरिज्म, ये इसकी क्या रही है? विषय रहा है दोस्तों। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ पर भी बड़ा सा लिखे आपको इसका आंसर नोट करके रखना है। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल हुआ है? तो एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बारामती विद द सपोर्टेड ऑफ द डायरेक्टरेट टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इसमें शामिल हुआ है। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात। तो ये था आपके डेज, जो कि मैंने अभी हाल ही में बताया। आप इन डेज को नोट डाउन करके रखें और याद कर लीजिए। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 16 मई को ये मनाया जाता है विश्व कृषि पर्यटन दिवस 2021 में। इस दिवस का विषय आपको मैंने बता दिया, रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये एग्री टूरिज्म था। आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है और देश दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में आपको इसमें चर्चा मिलने वाली है। दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता है क्वेश्चन है हाथी मेरे साथी के बारे में, और हाथी मेरे साथी में से 18 हाथी मर गए। और हाथी किस लिए मर गए? तो ये हाथी मर गए दोस्तों असम में। कौन से राज्य में? असम में। असम में बिजली गिरने से ये हाथी मर गए। पहले हम करते हैं क्वेश्चन की बात। तो हाल ही में किस राज्य में बिजली गिरने की वजह से 18 हाथियों की मरने की घटना हुई है? तो ये अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि 18 हाथियों की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। 18 हाथियों की मृत्यु हो गई है। और ये मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है दोस्तों कहाँ पर? असम में। ये मृत्यु हुई है कहाँ पर? असम में। ठीक है, ये मृत्यु कहाँ पर हुई है दोस्तों? असम में। असम की हम बात करते हैं तो ये हाथी कहाँ पर रहते थे? तो ये थे काजीरंगा
असम जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, कहाँ का, असम का, इसमें ये रहते थे। ये काजीरंगा वही है दोस्तों जहाँ पर एक सिंह का गेंडा पाया जाता है, और ये एक सिंह का गेंडा पाया जाता है इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में। कौन रहते थे, जो हाथी मरे ये हाथी रहते थे। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसमें 18 हाथियों की मौत हो गई है। मौत किस कारण से हुई है, मौत हुई है दोस्तों, किसके कारण मौत हुई है, बिजली गिरने के कारण। बिजली गिरने के कारण ये मौत हुई है। अब आप बात करोगे सर ये बिजली गिरी कैसे, और इसमें गिरने से 18 हाथियों की मृत्यु कैसे हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ कि जो ये बिजली गिरी, ये बिजली किस कारण से गिरी। तो ये बिजली गिरी दोस्तों, कभी भी जब भी बिजली गिरती है तो हम जानते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब माइनस 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 और प्लस 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 ये जो आवेश होता है, ये होता है दोस्तों पृथ्वी पर, और ये होता है बादलों की, जो पृथ्वी से जो बादलों की तरफ से जो आती है बिजली कड़कती है, और पृथ्वी के द्वारा नीचे से जब धनावेश आयन आते हैं, ये ऐसे मिलते हैं, और ये मिलकर पृथ्वी में क्या हो जाता है, पृथ्वी में हो जाती है दोस्तों अर्थिंग हो जाती है। और इसी अर्थिंग के चलते हुए डायरेक्ट जो बिजली कड़कती है वो कहाँ आती है, पृथ्वी पर समा जाती है। लेकिन काजीरंगा में क्या हुआ, जो हाथी थे वो हाथी क्या कर रहे थे, पेड़ों को खा रहे थे, और पेड़ों को खा रहे थे। तो ये पेड़ों के खाते हुए, जैसे कि ये कोई पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर है हाथी, ये हाथी है, ठीक है, ये पेड़ों को खा रहे थे, और पेड़ों को खा रहे थे। तो जैसे आई और हाथी ये रिफ्लेक्ट कर गई पेड़ों में आकर, ये रिफ्लेक्ट कर गई कहाँ पर, हाथियों के शरीर में, और हाथियों के शरीर में निकल के ये क्या हो गई, इसके बाद में हाथियों से इसमें रिफ्लेक्ट होकर अर्थ में चली गई। तो अर्थिंग का एक कारण था जिसके कारण इसमें पेड़ों से डायरेक्ट हाथियों से टकरा कर ये बिजली गिरी, और बिजली गिरने के कारण 18 हाथियों की मौत हो गई। हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप घर में अभी हाल ही में रहते होंगे, और घर में रहते होंगे तो आप भी जानते होंगे अर्थिंग क्या होती है, कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं सभी के घरों में क्या लगाते हैं, अर्थिंग का वायर लगाते हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनमें एक स्टील का तार लगा होता है, और स्टील का डायरेक्ट तार को नीचे से अर्थ से लगा के रखते हैं, पृथ्वी से लगा के रखते हैं। क्यों लगा के रखते हैं, कि यदि कोई बिजली कड़कती है तो वो स्टील में से होकर डायरेक्ट पृथ्वी में चला जाए, ऐसा नहीं कि पूरी बिल्डिंग को वह ध्वस्त कर दे। तो ये कारण होता है अर्थिंग आने का, और जो कि मैंने बताया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जो हाथियों पे ये बिजली गिरी, तो ये बिजली गिरने के बाद कितने हाथियों की मौत हो गई, तो ये हो गई दोस्तों 18 हाथियों की मौत हो गई, 18 हाथियों की ये मौत हो गई। आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में। तो ये दोस्तों जिनकी मृत्यु हुई, इनको ये इस औरत के द्वारा यहाँ पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो जो इलेक्ट्रिसिटी आई और इलेक्ट्रिसिटी आकर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर चली गई, इस हाथी के शरीर में चली गई, और इस हाथी के शरीर में जाकर ये अर्थिंग का कारण होने के कारण ये इनको मृत्यु की तरफ ले गई। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का ये इलेक्ट्रिसिटी आई और इलेक्ट्रिसिटी आकर कैसे हाथी के अंदर गई और कैसे ये अर्थिंग बना, डायरेक्ट हम ये। तो आपको पता होगा दोस्तों, थोड़े सा नॉलेज के बारे में आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, आपने देखा होगा कि जो खंभे होते हैं और खंभों से जो तार सट्टे होते हैं उनमें पक्षी बैठे रहते हैं, और उन पक्षी बैठे रहते होंगे तो आप मेरे से पूछोगे सर ये पक्षी बैठे रहते थे, पक्षियों की जो लाइन से बैठे रहते हैं, और ये लाइन से जो बैठे रहते हैं इनमें जो इनको करंट क्यों नहीं आता। तो दोस्तों वो जो बैठे रहते हैं तो डायरेक्ट पृथ्वी से जुड़े नहीं रहते, और पृथ्वी से जुड़े नहीं रहते तो उनमें क्या नहीं होता, अर्थिंग नहीं होगा, और जब तक अर्थिंग नहीं आएगा तब तक करंट आपको लगने वाला नहीं है। जैसे कि आप चाहो तो एक हाथ से लटक सकते हो किस पे, तार पर, किसकी चप्पल पहनकर, प्लास्टिक की चप्पल पहनकर। घरों में कूलर में पानी भरते हैं तो बोला जाता है कि ये प्लास्टिक की चप्पल पहन के पानी भरो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि करंट नहीं आता है, अर्थिंग नहीं बन पाता है, जिससे हम वहाँ पर लाइट में चिपकने की जो संभावना है वो बिल्कुल नगण्य
हो जाती है। और बात करते हैं कि जो हम क्या नाम है, जो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी मैन होते हैं, जो लाइट वाले होते हैं, वो कैसे एक हाथ से लिपट कर एक हाथ को पकड़ कर कैसे काम करते रहते हैं उनको, क्योंकि वायरिंग उनमें जो क्या नाम है अर्थिंग उनमें नहीं आती है। तो यहाँ पर अर्थिंग बनने के कारण, पेड़ों से अर्थिंग बनने के कारण और ये रिफ्लेक्ट होने के कारण 18 आरतियों की मृत्यु हो चुकी है। कहाँ पर हो चुकी है दोस्तों? असम में हो चुकी है। असम में कौन सा अभ्यारण्य है? ये देखो दोस्तों, ये है हाथियों की मृत्यु, बेचारे हाथियों की मृत्यु, ये है, ये देखो। ये हम बात करते हैं थोड़ा सा हम बात करते हैं दोस्तों हाथियों के ही बारे में। तो हाथियों की 2 कैटेगरी माने जाते हैं, एक तो है अफ्रीकन एलिफेंट और एक है एशियन एलिफेंट। कौन कौन से एलिफेंट है? एक तो अफ्रीकन एलिफेंट और एक है एशियन एलिफेंट, ठीक है। ये है वल्नरेबल, जिनको ठीक है रेड लिस्ट में शामिल है, और ये है इंडेंजर्ड, ये है इंडेंजर्ड। कौन से वाले? एशियन एलिफेंट इंडेंजर्ड में, और ये दोस्तों अफ्रीकन एलिफेंट। आगे हम बात करते हैं भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट हेल्थ, जो भारत सरकार की हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा हाथियों के बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया हुआ है। किसके द्वारा स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों? भारत सरकार के द्वारा हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया हुआ है। जो कब से स्टार्ट किया हुआ है? ये स्टार्ट किया हुआ है 1992 से। 1992 से हाथियों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा। धमाकेदार सेशन को शेयर कर दीजिए और आने वाले सेशंस को बेहतरीन बना दीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये आपको मैंने बता दिया कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे लाइट आती है। और ये रहा दोस्तों असम, ये है असम, ये रहा दोस्तों असम, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। असम की हम बात करते हैं तो दोस्तों असम कहाँ स्थित है? ये रहा इंडिया का मैप, और इस इंडिया के मैप के पूर्वोत्तर भाग में यहाँ पर स्थित है कौन सा? ये रहा दोस्तों असम। ये कौन सा? असम। और असम की राजधानी क्या है दोस्तों? असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ये असम का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके टच की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और ये 7 सिस्टर्स का इधर भाग आ जाता है। आपको इंडिया का मैप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे दिमाग में बैठता जा रहा होगा। डेली में आपके लिए सेशन में इंडिया और वर्ल्ड का मैप लेकर आता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि कौन सा सिटी, स्टेट और कंट्री कहाँ कहाँ पर स्थित है। और ये रहा दोस्तों असम का मैप, और इस असम का मैप को आप आराम से देख लीजिएगा। असम का राजधानी है दिसपुर। क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो काजीरंगा अभ्यारण्य है। कहाँ पर क्यों प्रसिद्ध है काजीरंगा अभ्यारण्य? तो काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों, ये रहा एक सिंह का गेंडा, एक सिंह का गेंडा, एक सिंह का ये रहा दोस्तों गेंडा भाई साहब। ये एक सिंह का गेंडा है, जो कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है। काजीरंगा अभ्यारण्य असम में स्थित है, ठीक है। और असम का प्रमुख नृत्य की बात करें तो कौन सा है दोस्तों? आपको ये कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि असम का प्रमुख नृत्य कौन सा है। बताओ आप कौन सा है असम का प्रमुख नृत्य? और जो ये असम में जो बाढ़ आती थी, वो बाढ़ किसके कारण आती थी? तो बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली जो ये लॉन्च किया गया अभी हाल ही में, तो वो कहाँ पर किया गया था? असम में किया गया था। और असम में जो बाढ़ आती थी वो किसके कारण आती थी? तो बाढ़ आती थी ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। किसके कारण बाढ़ आती थी? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। और असम में अभी हाल ही में मैंने आपको बताया हुआ है कि बाढ़ रिपोर्टिंग जो प्रणाली है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, कि कहाँ पर? असम में। आगे हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं दोस्तों। तो ये आपको मैंने बता दिया असम का, ये आपको अच्छे से मैप दिखाई दे रहा होगा। यह आपको नेशनल पार्क है, और नेशनल पार्क में ये रहा दोस्तों काजीरंगा। यहाँ पर एक सेकेंड, असम का जो नेशनल पार्क है, तो ये मैं आपको लेकर आया हूँ नेशनल पार्क इन इंडिया। ये भारत के प्रमुख नेशनल पार्क है, और ये रहा दोस्तों असम। और असम में यहाँ पर है, ये रहा काजीरंगा, नामदफा, काजीरंगा, ये सारे कहाँ पर है? असम की सीमा पर है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं तो असम में जो नागांव है, नागांव जिला है, कहाँ पर? असम के नागांव जिले में। कौन से? नागांव जिले में आकाश से बिजली गिरने से 18 हाथियों की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है।
आगे चलते हैं दोस्तों, हम आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन जो हमारा है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस संगठन ने 2021 के नवीनीकरण ऊर्जा बाजार अपडेट को जारी किया है? किसने? हाल ही में किस संगठन ने 2021 के नवीनीकरणीय ऊर्जा बाजार, रिन्यूएबल एनर्जी जो आप जानते हो, तो ये किसके द्वारा बाजार को अपडेट को जारी किया है? ये किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। किसने किया है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। एक सेकेंड, ठीक है। और क्वेश्चन, एक सेकेंड दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं है इसका, सॉरी। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये तो इरेडा है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, और ये एक्ट था 1956 वाला। हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा शायद। यह क्वेश्चन है, किस संगठन ने टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की है? किस संगठन ने टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों अभी हाल में कोविड-19 महामारी चल रही है, और कोविड महामारी के चलते हुए किसी देश में तो ऑक्सीजन की कमी है, किसी देश में वैक्सीन की कमी है, किसी देश में टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। तो ये दोस्तों अभी हाल में WHO के द्वारा, किसके द्वारा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के द्वारा टुगेदर फॉर इंडिया, कौन सा? टुगेदर फॉर इंडिया, इसकी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें ये इंडिया को आर्थिक मदद के साथ साथ वैक्सीन मदद, ऑक्सीजन मदद, जो चीज़ सब कुछ ये देने वाले हैं। टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम डेली बात करते हैं, आज फिर से बात करेंगे। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो फाउंडर थे, खोजकर्ता थे, वो थे ब्रोक चिस्लो इसके फाउंडर थे। स्थापना 7 अप्रैल 1948 की हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और इसके जो चेयरमैन है वो अभी हाल में कौन है? जो इसके प्रमुख है तो वो है टेड्रोस साहब इसकी क्या है? चेयरमैन है। आपको WHO के बारे में अच्छे से जानकारी रखनी है, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। हमेशा एक क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछा जाता है, और आपको डेज के बारे में भी जानकारी रखनी है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। हम बात करते हैं आगे, और ये पहल की है टुगेदर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा WHO ने टुगेदर फॉर पहल शुरू की है। इस पहल का कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई का उनको समर्थन देना है। समर्थन करने के लिए ये धन जुटाने की है, और पहल के एक हिस्से के रूप में WHO ने भारत को ऑक्सीजन, दवाई, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आदि प्रदान करने में सहायता करेगा। कौन? WHO करेगा। और WHO की मैंने बात बताई 1948 में इसकी स्थापना हुई है, और वर्तमान इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो है महानिदेशक वो है टेड्रोस एड्रेनोम इसके महानिदेशक है। ये हो गई दोस्तों WHO की बात। आगे चलते हैं हम, ये रहा उसका, एक सेकेंड। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस संगठन ने 2021 के नवीनीकरण ऊर्जा अपडेट को जारी किया? तो ये किया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। और हम जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसने ये
नवीनीकरण ऊर्जा बाजार आपको अपडेट किया है। हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, तो हम बात करते हैं इरेडा की। और इरेडा जो है इसके बारे में मैंने अभी हाल ही में बताया था आपको, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ये कौन से एक्ट में आई थी? ये कंपनी एक्ट 1956 में आई थी। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 को, 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये एक्ट 1956 के तहत, कंपनी एक्ट 1956 के तहत आई थी। और ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका जो टारगेट रखा गया है भारत के लिए 175 गीगावाट का यह टारगेट रखा गया है। किसके लिए? 2022 के लिए। इरेडा द्वारा, रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जो टारगेट रखा गया है 2022 का, वो रखा गया है दोस्तों 175 गीगावाट का। आगे हम बात करते हैं तो जो 100 वाट रहेगा, इसमें 100 वाट रहेगा, 100 गीगावाट रहेगा, वो किसके द्वारा प्राप्त की जाएगी? सोलर एनर्जी के द्वारा। 60 गीगावाट किसके द्वारा प्राप्त की जाएगी? विंड एनर्जी के द्वारा। विंड एनर्जी के द्वारा मतलब जो हवा से उत्पादन होगी वो एनर्जी, उसके द्वारा, ये सोलर सिस्टम के द्वारा। आगे हम बात करते हैं 10 गीगावाट की, जो किसके द्वारा? बायो पावर के द्वारा ये ऊर्जा उत्पादन होगी। आगे हम बात करते हैं 100 + 60 + 10 170 + 5 बचा 5 गीगावाट। ये किसके द्वारा होगा? ये हाइड्रो स्मॉल प्लांट होंगे ना, हाइड्रो स्मॉल जो प्लांट होंगे, हाइड्रो स्मॉल प्लांट्स के द्वारा ये ऊर्जा उत्पादन करेगा। तो ये टारगेट रखा गया है 175 गीगावाट का। और 2030 की हम बात करते हैं तो 2030 के लिए कितना रखा गया है? लगभग 430 गीगावाट का। कितना? 430 गीगावाट का। तो ये था दोस्तों हमारा इरेडा के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो इरेडा की जो स्थापना और ये कितना टारगेट रखा गया है 2022 के लिए, तो 175 गीगावाट रखा गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और हम बात करते हैं आगे, अब करते हैं हमारा सेशन करते हैं हम आज ख़त्म। अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया था। कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 16 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया था? 16 मई को ये मनाया गया था। आगे जो डे की बात आई थी, तो डे की बात में थोड़ा सा और कर लेता हूँ। तो 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और 22 मई को जैविक विविधता दिवस। ठीक है, ये आप डेज को याद कर लीजिएगा। मैं इस इम्पोर्टेंट सेशन में आपके लिए डेज की सूची लेकर आया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं और आज का सेशन करते हैं हम समाप्त। और दो साथियों, आपको पता है कि सेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आपको भी पता है सेशन आपको समझना है, कंसेप्ट नोट करना है, नोटबुक में आपको डेली नोट करना है, क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए वो काम आएगा आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं। जैसे कि हम बात करते हैं, तो ये हमारा सेशन चल रहा है यूपीएससी, आरएस, एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट एग्ज़ाम जो भी होते हैं, अदर स्टेट एग्ज़ाम, जिनमें ये सब उपयोगी रहेगा। ये सब सेशन आपके लिए सभी जगह उपयोगी रहेगा। मेहनत करते रहिएगा, माँ बाप का सपना पूरा कीजिएगा, संघर्ष आप करते रहिएगा। और मैंने आपको बताया दोस्तों, आपके अच्छे पति पत्नी मिलना है ना, तो कैसे आपको मेहनत करनी है, कैसे आपके घर वाले शादी कराएंगे और कैसे आपको रहना है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और डेली सेशन में बने रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।